हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, साइंस की आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 6 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोगों ने पिछली क्लास में सामाजिक अध्ययन का 2023 का पेपर सॉल्व किया था। और देखिए, आप लोगों के सामाजिक अध्ययन, हिंदी और मैथ 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, साइंस की आपकी 7वीं क्लास है, 6 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहे हैं कि शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार कह रहे हैं लंबे समय तक नहीं मिलना, कह रहे हैं कुपोषण कहलाता है। जैसे क्या होता है कि बच्चों को लंबे समय तक संतुलित आहार अगर भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कुपोषण होता कितने प्रकार से है, तो आप लोग उदाहरण के 2 प्रकार से होता है। एक तो अल्प पोषण होता है, एक अति पोषण होता है। देखो, अल्प पोषण का मतलब क्या होता है कि संतुलित आहार नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में एक तरीके से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, जो स्किन होती है क्या हड्डियों से चिपक जाती है, ठीक है, दुबले पतले हो जाते हैं, जिसमें बोला जाता है अल्प पोषण बोला जाता है। अति पोषण मतलब क्या होता है कि आहार संतुलित होना चाहिए। अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो मतलब ज़्यादा वेट बढ़ने लगता है, ज़्यादा बच्चों को वजन बढ़ने लगता है, तो उसको बोला जाता है अति पोषण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि कुपोषण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। इसी को बोला जाता है घेंगा रोग। आप लोग ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि ये देखो नॉर्मल थायराइड है। ठीक है, जो रेड कलर में आपको दिख रही होगी ये नॉर्मल थायराइड है। और इसी के बगल में दूसरे चित्र में दिख रहा होगा आप लोगों की, ये जो थायराइड है थोड़ी बड़ी हुई लग रही है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुई है, आयोडीन की कमी से हुई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। देखो, भोजन परिरक्षण का मतलब ये होता है कि जो भोजन होता है उसको लंबे समय तक कैसे चलाया जाए, मतलब लंबे समय तक कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए। जैसे क्या होता है कि अभी सब्जियां लेके आते हैं तो क्या होता है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं रखी जा सकती हैं क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। अब ऐसी चीज़ें जो भोजन होता है जो लंबे समय तक हम लोग कैसे चला सकते हैं, इसकी विधियाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहे हैं कि अंतराल से उबालना और ठंडा करना। अंतराल से उबालना ठंडा करने का मतलब क्या होगा, जैसे हमें दूध, सुबह वाला दूध जैसे शाम तक चलाना है या 24 घंटे तक उसको रखना है, तो हमें क्या करना होता है, बीच बीच में उबालते रहना चाहिए। जैसे सुबह उबाल दिया, दोपहर को उबाल दो, शाम को भी उबाल दो, तो क्या होता है कि दूध खराब नहीं होता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अंतराल से उबालना और ठंडा करना। जैसे उबाल दो, फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर उबाल दो, तो उससे क्या होता है कि दूध थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है और वो खराब भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं सुखाना। सुखाना मतलब क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी कि उनको सुखा के रख लिया जाता है। जैसे आम होते हैं ना, कच्चा आम होता है, उसको छील के ऐसे ही सुखा के रख लिया जाता है, फिर उसको सब्जी में यूज किया जाता है। जैसे आपका साग वगैरह होता है, चने का साग, काफ़ी लोग उसको ऐसे ही, ठीक है, हरा साग काट के सुखा लेते हैं, उसका जैसे बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका अचार तैयार करना है, किसी भी चीज़ का जैसे अचार रख लो, जैसे डिब्बा बंदी करके। डिब्बा बंदी का मतलब क्या होता है कि जैसे कांच का कंटेनर होता है उसमें बंद करके रख दो, ठीक है, जो बाहर की हवा ना लग पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कह रहे हैं ठंडा करके। ठीक है, उसको ठंडा करके भी कोई चीज़ है, ठंडा करके भी जैसे फ्रिज वगैरह में कहीं पे भी सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रसायनों द्वारा, ठीक है, केमिकल के माध्यम से भी उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा गया संक्रामक रोग। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखो, संक्रामक रोग क्या होते हैं, इंसानों से इंसानों में फैलते हैं या जीवों से इंसानों में फैलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे छूने से बीमारियां जो भी फैलती हैं, एक दूसरे से टच करने से जो भी बीमारियां फैलती हैं, उनको बोला जाता है संक्रामक रोग। अब जैसे देखो, छूने से भी फैलती हैं, जैसे हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से तो भी फैल जाती हैं। और क्या होता है, हवा के माध्यम से भी फैल जाती हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस आया था। ठीक है, तो उसमें तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो जो मतलब क्या होता है कि आपके छूने से, ठीक है, और वायु हवा के माध्यम से जो भी बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उन्हीं को बोला जाता है संक्रामक रोग। ठीक है, देखो, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेंगे या जीव से इंसानों में फैलेंगे। ठीक है, आप लोग रखें। तो हमसे पूछा गया है कि प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो आप लोग देखें, जैसे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड,
डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कोकर खांसी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके संक्रामक रोग हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संक्रमित व्यक्ति दिया गया, ठीक है। अब संक्रमित व्यक्ति क्या करता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति से यदि हाथ मिलाता है तो क्या करता है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमारी हो जाती है, जो मतलब संक्रमित व्यक्ति को रोग होता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि जैसे यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है और दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है तो वायु के द्वारा जो भी कीटाणु जो भी होते हैं वो वायरस वगैरह उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपका कोई जूठा भोजन या जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति ने पानी पिया और वही पानी किसी स्वस्थ व्यक्ति ने पी लिया, ठीक है, उसी गिलास में, तो भी हो जाता है। अब क्या होता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े कोई स्वस्थ व्यक्ति पहन ले, ठीक है, तो भी हो जाता है। अब जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति ने खाना खाया, उसी थाली में कोई स्वस्थ खा ले, ठीक है, तो भी संक्रमित भी हो। मतलब क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, छूने से, हवा के द्वारा, ऐसे रोग उनको बोला जाता है संक्रामक रोग, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे मच्छर के द्वारा, कीटों के द्वारा, जैसे कुत्ते के द्वारा रेबीज बीमारी होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, कुत्ते के द्वारा होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, संक्रामक रोगों का मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना या जीवों से इंसानों में फैलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि दो अथवा दो से अधिक तत्व कह रहे हैं कि निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, कह रहे यौगिक कहलाते हैं। जब क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व क्या कह रहे हैं, निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया अनुपात बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। जैसे आपका होता है NaCl, जैसे NH3, ठीक है। तो ये सब क्या हैं आपके यौगिक हैं। आप लोग ध्यान रखें NaCl, NH3 ये क्या है, यौगिक हैं, जिसमें क्या होते हैं दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या करते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मिश्रण क्या है। देखो थोड़ा सेम डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनते हैं। तो देखो अनिश्चित अनुपात में यदि मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। कोई फिक्स अनुपात नहीं होना चाहिए, ऐसे ही दो चीज़ें हैं या दो तत्व हैं आपस में मिला दिए जाएँ तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, ठीक है। अगर कोई निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। आप लोग ध्यान रखें। अब जैसे कह रहे हैं कि जैसे आपका सिरका हो जाएगा, जैसे पीतल हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतीक किसे कहते हैं। कह रहे कि किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे एक शब्द है सोडियम, ठीक है, क्या है, सोडियम। अब सोडियम को क्या करना है कि हमें थोड़े कम शब्दों में व्यक्त करना है, तो ये हो गया आपका Na, ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम। जैसे यहाँ पे होता है क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Cl से। तो ये हो गया आपका एक तरीके से प्रतीक या संकेत बोला जा सकता है। कह रहे कि किसी वस्तु के नाम को कह रहे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि एक तो होता है आपका तीव्र एवं मंद परिवर्तन, ठीक है, फर्स्ट तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। देखो थर्ड होता है आपका नियमित और अनियमित परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आपका फोर्थ हो जाता है प्रत्यावर्तित और तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन हो जाता है। देखो फिफ्थ हो जाता है आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। आपका सिक्स हो जाएगा नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन हो जाता है। और आपका सेवेंथ हो जाता है कृत्रिम परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखो आपके क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन पूछ रहे थे, कितने परिवर्तन होते हैं। तो आप लोग इसमें से देखो जो भी आप याद रहे 2-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। देखो जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है। तो आप लोग देख रहे हैं आयताकार कुंड काटता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं परमाणु का आवेश क्या होता है। देखो कह रहे हैं परमाणु का आवेश क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं परमाणु का आवेश शून्य होता है। मतलब देखो शून्य का मतलब ये हो जाता है जैसे आपका ये परमाणु है, ठीक है, आप लोगों को समझाया था। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। देखो प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और आप लोगों को बताया था कि आपका जो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं। अब देखो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, धनावेश होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यदि यहाँ पर प्रोटॉन जैसे 8 होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 8 होगी। अगर प्रोटॉन का मतलब प्लस चार्ज जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। प्रोटॉन अगर 15 हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। इसका मतलब ये हुआ जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है क्योंकि आपका नाभिक के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो नाभिक पूरा कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। नाभिक पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देखो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, अगर प्लस के 15 हैं तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 15 होगा, ठीक है। प्रोटॉन प्लस 15 होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस 15 होगा, और प्लस माइनस टोटल क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से ये कह सकते हैं दोनों आपका बॉन्डिंग कर लेंगे या कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो परमाणु होता है पूर्णतः क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, परमाणु का आवेश कितना होता है, शून्य होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आपका परमाणु संख्या क्या है, आपसे पूछा है परमाणु संख्या क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कह रहे हैं कि उसके तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस कह रहे प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि नाभिक का निर्माण किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं नाभिक किससे बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, परमाणु भार बोला जाता है। और आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूत्र बताइए। आप लोग देख रहे हैं परमाणु भार इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे परमाणु भार इक्वल टू आपका हो जाता है कि तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, और देखो यहाँ पे बटे हो जाएगा C12 का परमाणु भार बटे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो आप लोग ध्यान रखें किसी परमाणु के नाभिक में स्थित कह रहे हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और आप लोगों से यदि फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखते हैं द्रव्यमान संख्या इक्वल टू आपकी हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेने आप लोग ध्यान रखें द्रव्यमान संख्या इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संयोजकता किसे कहते हैं। कह रहे कि किसी तत्व के कह रहे परमाणु में कह रहे बाह्यतम कोष, ठीक है, बाह्यतम कोष या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कह रहे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व होता है, ठीक है, उसकी जो बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है आपकी, ठीक है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है, बाहर वाली कक्षा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है, और आपका है HCl, कह रहे हैं। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है, और यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है। अब देखो इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पे देखो NaCl मतलब यहाँ पे Na और Cl की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा NaCl। अब देखो H कितना बच रहा है, एक H ये तो कितने H हो गए, 2 H हो गए, तो यहाँ पे H2O, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ठीक है, जल बन गया। क्लियर, आप लोग ध्यान रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं।
तो आप लोग देखें तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, कि तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं माचिस की तीली का जलना, ठीक है, माचिस की तीली का जलना तीव्र परिवर्तन है। कह रहे रसोई गैस का जलना, जैसे रसोई गैस तुरंत जल जाती है तो ये तीव्र परिवर्तन में आ जाता है। कह रहे कि गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, तीव्र परिवर्तन में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि वाष्पन किसे कहते हैं, तो कह रहे कि जब पृथ्वी से जल गर्म होकर कह रहे वाष्प के रूप में कह रहे कि ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। जैसे बारिश कैसे होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पृथ्वी पर जैसे पानी भरा होता है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, और वही क्या होता है, वर्षा के रूप में, ठीक है, ज़मीन पे वापस आता है। तो जो गर्म होके जो भाप बन के ऊपर उड़ता है उसी को बोला जाता है वाष्पन क्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। कह रहे कि किसी वस्तु द्वारा कह रहे एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कह रहे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। आप लोगों को चाल का फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो वही कह रहा है एकांक समय में, एकांक समय का मतलब आप लोग ध्यान रखना है कि बटे क्या रखना होगा, समय, और चली गई दूरी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अब देखो दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में, और समय किस में होता है, सेकेंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, अथवा करके देखो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है। कह रहे फसल चक्र किसे कहते हैं, तो आप लोग देखें फसल चक्रण की बात कर रहे हैं। कह रहे कि किसी खेत में कह रहे एक निश्चित समय में कह रहे कि एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया। मतलब क्या है कि एक फसल जैसे हमने कर ली उसके बाद दूसरी फसल करने की क्रिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कह रहे जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, मतलब भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट ना होने पाए, और लगातार एक फसल के बाद दूसरी फसल हम लोग कर लें, इसी को बोला जाता है फसल चक्रण, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। अब देखो दूसरी तरीके से यहाँ पे आपकी दूसरी डेफिनेशन दी गई है। कह रहे कि अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर कह रहे नियत समय में कह रहे फसलों का इस क्रम से बोया जाना। मतलब क्या कह रहे कि नियत समय में कह रहे फसलों को इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए, और कह रहे कि उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो देखो ये तो आपकी एक डेफिनेशन रही। आपको जो भी देखो जो भी सिंपल लगे वो डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो। देखो पॉइंट डाल के नहीं, आप लोगों को देखो पहली डेफिनेशन तो ये, दूसरी डेफिनेशन ये रही। आपको जो भी सिंपल लगे वो आप लोग नोट कर लेना और वो आप लोग याद कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग देखते हैं ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है, कह रहे कि जिसका उपयोग कह रहे ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। देखो ईंधन क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है और जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। कह रहे कि इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन, ठीक है। देखो ठोस हो जाते हैं, एक तो द्रव ईंधन हो जाता है और गैस ईंधन। जैसे आपका पेट्रोल वगैरह हो जाता है, डीजल हो जाता है, ये द्रव ईंधन में आ जाता है। जैसे लकड़ी, कोयला वगैरह ये ठोस में आ जाता है। और गैस तो आपको पता होगा एलपीजी जो घरों में यूज की जाती है खाना बनाने के लिए, वो गैसीय ईंधन बोला जाता है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।